हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम पीके सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं सेट्स। आज सेट्स के बारे में आज सब कुछ, यानी कि जो इसका बेसिक कंडीशन है सेट्स, जो आपके चैप्टर नंबर क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स, उसके बारे में कुछ बेसिक कंडीशन है आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं बेटे आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए, आइए बेटे, आज अपन इस लेक्चर फर्स्ट में सेट्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बेसिक सेट्स में बेटा पढ़ने वाले हैं सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एक सेट्स का क्या क्या परिचय है, एक सेट्स को किस क्या क्या डेफिनेशन होगी, एक सेट्स की क्या इसका यानी कि डिनोट करने का तरीका होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कि एक सेट्स को कितनी विधियों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके निरूपण की क्या क्या विधियां होंगी। इसके बाद अपन यानी कि सेट्स में पढ़ने वाले हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ सेट्स, एक सेट्स कितने प्रकार का होता है। इसके बाद अपन इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले इस क्लास में ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट्स, कि यानी कि परिमित समुच्चय का क्रम क्या होता है, कोटि क्या होती है। इसके बाद इस क्लास में अपन यानी कि चर्चा करने वाले हैं सब सेट की, यानी कि उप समुच्चय से कहा जाता है। फिर इस चैप्टर में आज अपन पढ़ने वाले हैं पावर सेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में, और यानी कि कुछ कवर करने वाले हैं वेन डायग्राम का पार्ट। जो कुछ बचेगा जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपन बिना देरी की हुए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, कि एक सेट्स का क्या परिचय होता है। तो देखिए बेटे, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सेट्स की सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आती है डेफिनेशन। सेट्स की सबसे पहले क्या आती है अपनी डेफिनेशन। तो देखो बेटा, परिभाषा क्या होगी, बात को ध्यान से समझना, डेफिनेशन को। छोटी सी बात याद रखो आप तो, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में मैं आपको बता दूं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वेल डिफाइन का मतलब होता है सुपरिभाषित, और कलेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुओं का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है, सेट्स। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से पढ़ाता हूं। कि मान लीजिए कल को आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, और 50 स्टूडेंटों में मैंने कहा कि इंटेलिजेंट बच्चे खड़े होकर मेरे पास आ जाएं। तो यानी कि ये क्या आपका जो कलेक्शन होगा वो यानी कि वेल डिफाइन होगा या नहीं होगा। मैंने कहा कि आपकी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे खड़े होकर मेरे पास आ जाएं, तो बेटा ये जो कलेक्शन है वो आपका कैसा नहीं है, वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है। क्योंकि मेरे मायने में मैं इंटेलिजेंट बच्चे किसको समझता हूं, अदर पर्सन उसके मायने में इंटेलिजेंट बच्चे किसको समझता है। यानी कि जो ये कलेक्शन आप करना चाह रहे हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अदरवाइज इसी बात को मैं कहूं कि आपकी कक्षा में 90 और 80 के बीच के जितने भी स्टूडेंट हैं वो खड़े होकर इधर आ जाए, तो आपकी क्लास में मान लीजिए कल को 5 स्टूडेंट 80 और 90 के बीच के हैं, तो जिनका भी 90 और 80 वो 5 स्टूडेंट होंगे वो खड़े होकर इधर आ जाएंगे। अदरवाइज अगर सेकंड पर्सन के लिए भी इस बात को कहा जाए, या थर्ड पर्सन के लिए, अदरवाइज किसी भी पर्सन के लिए इस चीज को अपन कहें कि 80 to 90 आपकी क्लास के बच्चे जो भी हैं खड़े होकर इधर को आ जाए, तो ये सबके लिए जो आप जो कलेक्शन करना चाह रहे हो वो कैसा है, वेल डिफाइन है। यानी कि ये जो कलेक्शन होगा सभी के लिए एक जैसा कलेक्शन होगा। मीनिंग आपका क्या हो गया, कलेक्शन वेल डिफाइन हो गया, सुपरिभाषित हो गया। तो ऐसी कैटेगरी को क्या कहा जाता है, सेट्स कहा जाता है। यानी कि किसी भी बात के लिए किसी को कहा जाए तो सबका एक जैसा डेफिनेशन मिले, वो कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मान लीजिए ये तो कहानी हो गई डेफिनेशन की, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है। अब इसके बाद आता है इसको डिनोट करने का तरीका, कि इसको किस बात से डिनोट किया जाता है।
तो सेट्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो भी क्लास के जो 5 स्टूडेंट आए तो यानी कि उनको एक कलेक्शन अगर मैं देना चाहूं तो उस कोई भी कलेक्शन का नाम आप क्या दे सकते हो, ए दे सकते हो। पूरे समूह का क्या नाम दे सकते हो, ए बी एक्स वाई, या कोई भी यानी कि अल्फाबेट का कैपिटल लेटर आप दे सकते हो। अब बात आती है कि आपने उन सारे कलेक्शनों का एक नाम तो दे दिया, बट जो भी स्टूडेंट आए हैं उनको भी तो आपको कैरी करना होगा कि किसकी क्या नाम है, यानी कि उनके भी तो अलग अलग नाम देने होंगे। तो उस चीज को बोला जाता है एलिमेंट सेट्स की डेफिनेशन, यानी कि क्या, अवयव। तो अवयवों को ऑलवेज एलिमेंट को स्मॉल लेटर ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई आदि से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स की तीन कंडीशन हो गई, डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उनको डिनोट करने का तरीका सेट्स को, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर बड़े अक्षर हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के, एलिमेंट को स्मॉल लेटर। अब इसमें एक रिमार्क आपको याद रखना है, काफी अच्छा रिमार्क है कि एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, एक अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। मीनिंग सेट्स में क्या है यह मायने रखता है, कितनी बार है कोई मायने नहीं रखता है। तो ये होता है एलिमेंट एंड डिजिट एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, कि आपको किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अगर कोई अवयव 2 टाइम या 3 टाइम या मैक्सिमम 2 टाइम मोर 2 टाइम आता है तो उसे सेट्स में केवल और केवल कितनी बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। मीनिंग क्या है ये मायने रखेगा, वो कितनी बार है ये कोई मायने नहीं रखता है, ये सेट्स की कंडीशन है। तो देखिए बेटे, अब ध्यान देना कि अगर ऑल ओवर कहानी कहे सेट्स की तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब सेट्स के जो एलिमेंट हैं जिनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एक सेट्स में लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, मसले कोष्टक का यूज किया जाता है। इन अवयवों को बीच में कोमा लगाते हुए लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एक सेट्स कहलाता है। फॉर इजी कि आपने किसी चीज ए को लिख दिया कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये एक सेट्स कहलाया किसका, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का। तो ये आपका कंप्लीट किसकी कहानी हो गई, सेट्स की, यानी कि इंट्रोडक्शन हो गया, एक डेफिनेशन हो गई, रिप्रेजेंट करने का यानी डिनोट करने का तरीका हो गया, एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका हो गया, और एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड यानी कि एलिमेंट की कहानी हो गई कि आप सिर्फ एलिमेंट को एक बार ही लिख सकते हो, दोबारा नहीं लिख सकते। अब आगे अपन ने अभी यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ा था क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किस सेट्स का निरूपण किस किस विधियों से करते हैं। तो आइए बेटो, रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण। तो ध्यान देना बेटे, समुच्चयों के निरूपण के लिए 2 विधियां बताई गई। पहली तो रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध, सेट बिल्डर। बद्ध बोलते और इसको है सारणी। तो 2 फॉर्म चलती है, एक तो रोस्टर फॉर्म चलता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म चलता है, किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आइए कि ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो समझना बेटे कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में अवयवों को मजले कोष्टक के अंदर कॉमा लगाते हुए लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको जो भी एलिमेंट मिले उनको एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कैसे लिखना है, कॉमा लगाते हुए लिखना है। फॉर इजी, कि मान लीजिए कोई ए सेट है तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो अपन ने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा
डी। या अपन ने लिख दिया कि कोई सेट बी है, उसमें लिख दिया ए ई कोमा आई ओ और यू। तो यानी कि एलिमेंटों को एक मजले कोष्टक के अंदर कोमा लगाते हुए लिखा जाए, वो आपका कैसा निरूपण कहलाता है? रोस्टर निरूपण कहलाता है, सूचीबद्ध कहलाता है। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जब सेट्स में बहुत अधिक अवयव हो जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक अवयव हो, तो उन्हें एक विशेष नियम के अनुसार लिखा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्योंकि सेट में यानी कि बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाए, तो उन ज्यादा एलिमेंटों को उनके गुण धर्म के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनके गुण के आधार पर लिखा जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। फॉर इजी कि मान लीजिए आपसे कह दिया, अब ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है एक्स सच दैट एक्स। क्या? एक्स सच दैट एक्स। अब मान लीजिए आपको किसी सेट्स में नेचुरल नंबर कंप्लीट लिखना है, तो यानी कि एक प्राकृत संख्या और x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ऐसा लिख दिया। तो यानी कि सेट्स में बहुत ज्यादा एलिमेंट रहे थे, उन्हें अपन ने छोटे से काम में सुलटा दिया कि x सच दैट एज x एक प्राकृत संख्या। या लिख दे x सच दैट x इक्वल टू 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये आपका काम हो गया। तो यानी कि जब किसी भी सेट्स में बहुत ज्यादा अवयव आ जाए, उन अवयवों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या गुण है, उस गुण के आधार पर लिख दे। या आपसे कह दिया जाए एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर गुणधर्म अपन को पता है, ए ई आई ओ यू, ये लिखा। अगर ऐसे लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। इसका गुण क्या था, ये क्या गुण क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी है, ये अपन को पता है। ये वोवल्स हैं अल्फाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के, तो उसको ऐसे लिख दिया अपन ने। तो ये अपना क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सारणीबद्ध रूप हो गया। तो दो कंडीशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया और यानी कि इसका निरूपण हो गया। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले टाइप ऑफ सेट्स। तो ध्यान से समझना टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। अगला अपना आता है टाइप ऑफ सेट्स। कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है, इस चीज को अपन को देखना है। तो टाइप ऑफ सेट्स में देखिए, पहला पढ़ते हैं अपन एम्प्टी। क्या पढ़ते हैं? एम्प्टी सेट्स, रिक्त समुच्चय। तो नाम से डिफाइन हो रहा है, रिक्त का मतलब जिस सेट्स में एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो आपका क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ए इक्वल टू जो भी यानी कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसमें कोई भी एलिमेंट आपको नहीं रखना है। इसको किससे और रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इसके अंदर फाइव रख दिया तो फिर वो रिक्त नहीं रहा, फिर तो यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो क्या कहा गया? आपका फाइव रखा गया। तो पहला टाइप हो गया एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। इसके बाद आता है बेटा सिंगलटोन। सिंगलटोन सेट्स जिसको बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वही नाम से पता चल रहा है कि वह सेट्स जो केवल एक एलिमेंट रखता है, जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक एलिमेंट हो, वो आपका क्या कहलाता है? सिंगलटोन। फॉर इजी कुछ भी अपन ने सेट ए मान लिया जिसमें अपन ने कोई एलिमेंट रख दिया ए, या कोई सेट बी मान लिया जिसमें एलिमेंट रख दिया 1, या सी मान लिया जिसमें एलिमेंट रख दिया कितना? -5, या फिर और कोई एक्स मान लिया जिसमें कोई स्मॉल एलिमेंट क्या रख दिया? एक्स। तो वे यानी कि वो सेट्स जिसमें केवल और केवल क्या होता है? एक अवयव होता है, आपका क्या कहलाता है बेटा? एकल सेट्स कहलाता है। इसके बाद आता है बेटा कहानी अपनी फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय से नाम से है कि
जिसमें यानी कि अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो। तो फाइनाइट सेट्स जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, अर्थात उसके एलिमेंटों को काउंट किया जा सके, वो आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। फॉर इजी कि अपन ने a इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 20, तो एक कोई सेट्स था a जिसमें एलिमेंट 1 2 कितना है 20, यानी कि इन सेट्सों को इजीली अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मीनिंग अपना जो सेट्स है वो कैसा सेट्स है, फाइनाइट सेट्स है। इसके बाद आता है इनफाइनाइट, अपरिमित। तो अपरिमित में क्या होता है प्यारे बच्चों की, वह सेट्स जिसमें यानी कि एलिमेंटों की संख्या सीमित तो हो ही नहीं, अर्थात उन एलिमेंटों को अपन काउंट कर ही नहीं सकते, वो आपका क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट्स कहलाता है। फॉर इजी कि आपको कोई कैपिटल एन दे दिया 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया, कि कोई नेचुरल नंबर का सेट्स था, तो इसके कभी एलिमेंट काउंट हो पाएंगे, कभी काउंट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कहां तक जाता है, प्रोसेस इनफाइनाइट तक जाता है। और जब प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा रहा है, मीनिंग वो आपका सेट्स कैसा हो गया, इनफाइनाइट। इसके बाद आता है इक्वल। तो इक्वल सेट्स में क्या होता है, देखना बेटा, इक्वल सेट्स में दो कैटेगरी होंगी। एक तो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी कैसे होने चाहिए, समान, यानी कि एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी, पहली कहानी समझना, ये पहला पॉइंट, कि अगर इक्वल सेट्स है तो दोनों सेट्सों में जितने भी एलिमेंट है उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। दूसरा, एलिमेंट भी उनके कैसे होने चाहिए, समान। दो कैटेगरी लागू होंगी, ए और बी, ऑल एलिमेंट आर सेम, कि जितने भी एलिमेंट हैं ए और बी में, पहली कंडीशन तो अगर 4 है तो सेकंड में भी 4 3 है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, 3। और ऑल एलिमेंट आर सेम, कि जो एलिमेंट ए में है सेम वही एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तब अपन कहेंगे कि वो कैसा सेट्स है, इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए इक्वल टू बी से। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर इजी ए इक्वल टू मिला ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी इक्वल टू मिल गया बी कॉमा सी कॉमा ए। देखो देखे, एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी है या नहीं है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट, तो इसमें भी आपके कितने ही एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है। इसके बाद जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है वो भी आपके कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ, ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं करता है कि ए पहले है कि बाद में, सेम एलिमेंट, ए इधर है तो ए इधर है, बी इधर है तो बी इधर है, सी इधर है तो सी इधर है। तो इसका मतलब अपन क्या कह पाए कि ये आपका क्या है, इक्वल सेट्स। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा तुल्य समुच्च। तो तुल्य समुच्च में क्या होता है कि दो सेट्स तुल्य होंगे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर जाए, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, बस काम खत्म। कि अगर कल को कोई सेट्स, दो सेट्स दे रखे हैं ए और ए और बी में नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी ए में जितना एलिमेंट है उतने ही संख्या में एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो मीनिंग अपन कह पाए कि आपका जो ए और बी है वो कैसा सेट्स कहलाया, तुल्य सेट्स कहलाए। तो ये कुछ बेसिक टाइप थे बेटे जो मैंने आप लोगों को बताए टाइप ऑफ सेट से रिलेटेड, के टाइप में आने की आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, सिंगलटन हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इक्वल हो गया और इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद कहानी आती है बेटा, यहां से आपके सेट्स का अच्छा पार्ट स्टार्ट होता है और वो है सबसेट से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं बेटे, सबसेट से पहले एक बार और पढ़ लेते हैं अपन एक चीज, और वो क्या पढ़ लेते हैं, ऑर्डर्ड ऑफ ए फाइनाइट सेट। क्या पढ़ लेते हैं, ऑर्डर्ड ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो यानी कि परिमित समुच्चय की कोटि। तो सीधा सा है कि कल को मान लीजिए कोई सेट ए आपको मिला, ए बी सी डी ई, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि। तो इसमें एलिमेंट टोटल कितने, 5, और उसकी कोटि को एन ऑफ एस से डिनोट करेंगे, इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा, 5। तो जिस भी फाइनाइट सेट्स में जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, वो उसकी क्या कहलाएगी,
कोटि कहलाएगी। तो ये कहानी होती है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट्स। इसके बाद चलते हैं बेटे आगे अपन सबसेट की ओर। कहां चलते हैं? सबसेट की ओर। तो देखते हैं सबसेट को समझना कि एक सबसेट होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। कोई समुच्चय ए किसी दूसरे समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो? बी में। यानी कि कोई सेट ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान हो? बी में। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि ये समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट किसका अवयव भी हो? बी का अवयव हो। तो अपन कहेंगे इसको क्या? ए सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार बी ऐसे भी लिखा जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी सबसेट ऑफ यानी कि ए सबसेट ऑफ बी ये पढ़ा जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी ये पढ़ा जाएगा। एक फॉर्म यानी कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर इजी कि आपको कोई एक्स एक क्या दिया गया? सेट्स दिया गया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 और क्या दिए गए? 4। एक सेट वाई दिया गया जिसमें 1 2 3 4 5 6 और क्या मिला आपको? 7। अब ये कहानियां मिली तो आपसे कहा क्या एक्स सबसेट है वाई का? तो एक्स सबसेट है वाई का, बिल्कुल है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान है? वाई में। तो अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि कोई सेट ए या कोई सेट एक्स किसका सबसेट कहलाएगा? वाई का, यदि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट किस उपस्थित हो? वाई में उपस्थित हो। ये आपका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाता है। कोई भी कंडीशन में, और कई बार ऐसा होता है कि एक्स दे दिया 1 2 3 4, वाई दे दिया वही 1 2 3 4। तो मीनिंग एक्स सबसेट इक्वल है वाई के या वाई सबसेट इक्वल है एक्स के। अब ध्यान देना, ऐसी कंडीशन पे एक कहानी आती है, ये चीज आपसे सकता है ऑब्जेक्टिव में या ब्लैंक में, कि एक्स का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो? वाई में। तब एक्स को वाई का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। एक्स को वाई का क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तथा वाई को एक्स का क्या कहते हैं? अधि उपसमुच्चय कहते हैं। तो यानी कि ऐसा आपके ऑब्जेक्टिव में ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये दे दिया एक्स और क्या दे दिया वाई, या ऐसा भी नहीं दिया, आपको सीधा हिंट दे दिया एक्स सबसेट ऑफ वाई, तो एक्स होगा। और कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दिया उचित उपसमुच्चय वाई का, अनुचित उपसमुच्चय वाई का, अधि उपसमुच्चय वाई का, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर x सबसेट ऑफ y है यानी कि x का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान है? y में विद्यमान है। मीनिंग आपका जो x है वो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा किसका? y का। तथा जो y है वो यानी कि x का क्या कहलाएगा? अधि उपसमुच्चय कहलाएगा। तो ये कहानी थी बेटा सबसेट। अब इसके बाद कंडीशन आती है पावर सेट। तो देखना बेटे, पावर सेट में तो हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। तो बात को ध्यान से समझना, पावर सेट्स को। घात समुच्चय क्या होता है? तो आपने अभी फिलहाल पढ़ा है सबसेट को पढ़ा है सबसेट को। तो सबसेट
जब भी कोई सेट होगा, जितने भी सब सेटों का अपन क्या बना ले, सेट्स बना ले, यानी कि सभी उप समुच्चों का समुच्च आपका क्या कहलाएगा, घात समुच्च कहलाएगा, पावर सेट्स कहलाएगा। फॉर इज पावर सेट का डिनोट करने का तरीका होता है पी ऑफ ए। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से डिनोट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या हुई, सभी उप समुच्चों का समुच्च आपका क्या कहलाएगा, घात समुच्च कहलाएगा, पावर सेट्स कहलाएगा। पावर सेट्स को किससे डिनोट किया जाएगा, पी ऑफ ए से डिनोट। अब पावर सेट का मतलब आपसे पूछे नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट, देखिए आपसे कहे नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव लैंग्थ या इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छी है कि नंबर ऑफ पावर सेट्स बराबर क्या होंगे, 2 की पावर n। एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं फॉर इजी, कि आपको कोई सेट ए दिया जिसमें एलिमेंट दिया 1, एलिमेंट क्या दिया 1, 2। अब इसके सबसेट बनाओ पहले। तो फाई जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। फिर 1 भी इसका क्या हो गया, सबसेट पूरे सेट का। 2 भी इसका क्या हो गया, सबसेट। और 1, 2 भी इस ए सेट का क्या है, सबसेट। इस सबसेट का मतलब है ये फाइव रिक्त समुच्चय ऑलवेज सारे समुच्चयों का क्या होता है, सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है 1। यानी कि ए में से ही ये एलिमेंट लिया गया है, यानी कि ये 1 भी इसका क्या है, सबसेट है। 2 भी इसी में से लिया गया है, मीनिंग ये 2 भी ए का क्या है, सबसेट। और 1, 2 भी इसका क्या है, सबसेट। बट हो सकता है ए बराबर क्या हो, ये सबसेट इसके बराबर हो। अब यदि इन सबसेटों को सेट्स के रूप में दे दे और उस सेट्स का नाम क्या कहा गया, पी ऑफ ए, तो अगर इसको पूरे को सेट्स के रूप में दे दे तो 5 हो गया, 1 हो गया 1, 2 हो गया। तो ये आपका कहलाया सबसेट ऑफ सेट्स, पावर सेट। अगर आपसे कहे कि ये कोई सेट्स दिया गया, इसमें नंबर ऑफ पावर सेट बताओ, यानी कि एन ऑफ पी ऑफ ए, तो अपने पास इजीली फॉर्मूला है 2 की पावर एन। तो 2 की पावर एन में देखो 1 और कितना है 2, कितना आया 4। यहां से भी अपन देख पा रहे हैं बेटा इजीली, आपका जो सबसेटों की संख्या बनी है उतनी ही बनी है 4। तो डायरेक्ट अगर आपसे नंबर ऑफ पावर सेट्स पूछे तो आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना, केवल और केवल कह देना है कितना है 4। और यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा कि कोई a इक्वल टू दिया गया 1, 2, 3 और आपसे कहा इसका पावर सेट बनाओ, यानी कि आपसे क्या पूछ ली, p ऑफ a पूछ ली। p ऑफ a का मतलब जितने भी इसके सबसेट बनेंगे उनका क्या बना दो सेट्स। तो पहला सबसेट तो क्या रहना है 5, दूसरा क्या रहना है 1, तीसरा क्या रहना है, चौथा क्या रहना है 3, फिर क्या रहना है 1, 2, फिर क्या रहना है 3, फिर क्या रहना है 1, 3, फिर क्या रहना है 1, 2, 3। तो यानी कि ये इसका लास्ट यानी कि सेट्स के रूप में बनाएंगे तो वही कर्ली ब्रैकेट्स। तो कितने बन गए 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अपन इजीली देख पाए कि जितने भी 5 इसका सबसेट है, 1 इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है, यानी सारे जितने भी अपन ने ये सेट्स बनाए हैं वो सारे इस ए सेट्स के क्या है, सबसेट्स हैं। और उन सभी सबसेटों को एक सेट के रूप में लिख दिया तो वो आपका क्या कहा, पावर सेट कहलाया। अब इसी में ही आपसे क्वेश्चन पूछता नंबर ऑफ पावर सेट, यानी सबसेटों की संख्या। तो नंबर ऑफ पावर सेट सभी फॉर्मूला पड़ा 2 की पावर एन, एन कितना है 2 की पावर 3, कितना चमक गया बेटे 8 चमक। अब मान लीजिए कल को एक एग्जाम्पल दे दिया और वो क्या दे दिया, कोई एलिमेंट x इक्वल टू आपको दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा दे दिया। टोटल एलिमेंट कितने दे दिए 3 और 3, 6, 7 दे रहा है क्रम में। और आपसे कहा नंबर ऑफ पावर सेट बताओ। तो 2 की पावर n अपन ने पढ़ा है, की पावर कितना लगा दो 7, काम खत्म।
ये था आपका नंबर ऑफ पावर सेट्स। अब देखिए बेटे इसमें अगली कहानी आती है आपकी यूनिवर्सल सेट्स की और वेन डायग्राम की। तो इन चैप्टरों से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सबसेटों की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे अभी तो अपन, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट्स पढ़ेंगे, फिर यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन, जितनी भी कहानियां हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में।